नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए भारतीय काव्य शास्त्र के हमने पहले एक भाग में जितने प्रश्न किए हैं उससे आगे के प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर में आने वाले हैं। अगर नहीं भी आने वाले हैं तो भी आपको इनका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब हम लेक्चरर, टीचर, कुछ भी शिक्षक बन जाते हैं तो इन प्रश्नों को अगर नहीं आता है, ये अगर हमें नहीं आते हैं तो ठीक बात नहीं है। हमारी नैतिकता हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि हम बिना कुछ किए ही बच्चों को पढ़ाने लगें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न आज के भाग 2 का है। भट्ट लोलट की दृष्टि से रस की उत्पत्ति के 3 तत्व हैं। रस की उत्पत्ति के भट्ट लोलट जी के अनुसार, जो कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं, 3 तत्व हैं: कारण, कार्य और सहकारी कारण। कारण, कार्य और सहकारी कारण। तो उनके रस सिद्धांत को क्या कहते हैं? देखिए, उनका रस सिद्धांत प्रथम रस व्याख्याता प्रथम ही थे भट्ट लोलट जी। तो उनका था उत्पत्तिवाद। और उन्होंने रस की उत्पत्ति के 3 तत्व दिए। कौन कौन से? कारण, कार्य और सहकारी कारण। प्रश्न है, आचार्य शंकुक भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याता थे। ठीक है, इनका स्वयं का कोई ग्रंथ नहीं है। इनकी रस सूत्र संबंधी व्याख्या मिलती है कहाँ पर? ऑप्शन दिए गए हैं, मैं पढ़ती हूँ। साहित्य दर्पण में? बिल्कुल नहीं। केवल मम्मट के काव्य प्रकाश में, काव्य प्रकाश मम्मट जी का है और उसमें मिलते हैं। वैसे काव्य प्रकाश में हैं, मम्मट जी के काव्य प्रकाश में है, लेकिन केवल उसी में तो ये बात सही नहीं है। केवल अभिनव गुप्त के ध्वन्यालोचन में, ध्वन्यालोचन सही बात है, अभिनव गुप्त जी का लिखा हुआ है, लेकिन केवल उसमें तो ये सही बात नहीं है। इन दोनों में ही मिलते हैं, मम्मट जी के काव्य प्रकाश में भी और अभिनव गुप्त जी के ध्वन्यालोचन में ही। अंतिम विकल्प जो दिया गया है वो सही है, जिसमें ये दोनों दिए गए हैं, मम्मट के काव्य प्रकाश में और अभिनव गुप्त जी के अभिनव भारती में। ठीक है, अभिनव भारती भी उन्हीं का ही है। भट्ट नायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। न तो प्रतीत, न उत्पन्न और न ही अभिव्यक्त। भट्ट नायक के रस सूत्र संबंधी मत को क्या कहते हैं? भोगवाद या भुक्तिवाद? क्या कहते हैं? या भुक्तिवाद कहा गया वैसे भट्ट नायक जी का। इनका साधारणीकरण भी है, जो कि रस सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साधारणीकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सिद्धांत साधारणीकरण का दिया था भट्ट नायक जी ने, और उनका रस सूत्र संबंधी जो मत है वो कहलाता है भोगवाद या भुक्तिवाद। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक प्रश्न में ही आपको 2-3 उत्तर मिल जाएंगे। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते समय विद्वानों के समक्ष बहुत से प्रश्न खड़े हुए, जैसे राम आदि पात्र जो विभाव हैं, ऐतिहासिक होते हैं, उनसे रसानुभूति कैसे हो सकती है? सही बात है, वो तो ऐतिहासिक है और हम आज के समय में हैं। सर्वप्रथम भट्ट नायक ने इसका समाधान प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने किस सूत्र को प्रतिपादित किया? तो राम आदि पात्र के लिए उनके साथ हम कैसे रसानुभूति कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया साधारणीकरण के द्वारा। जो उस समय वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कह लीजिए कि अभिनय कर रहे हैं, हम उनके साथ अपने भावों का साधारणीकरण कर लेते हैं। साधारणीकरण से संबंधित एक बहुत अच्छी वीडियो है, हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है, आप उसे देखिए। आपको मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि आपको साधारणीकरण 100% अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, आचार्य भामा ने अपने अलंकार विवेचन में कितने प्रकार के अलंकार माने? उन्होंने माने 37 प्रकार के अलंकार। 37 प्रकार के। आचार्य भामा, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने अलंकार को अनिवार्य तत्व माना है, परंतु किस विद्वान ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर केवल शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म, यानी कि अलंकार की तरह शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म है, ऐसा किसने कहा? तो ये थे आचार्य भरत मुनि, जिनका है नाट्यशास्त्र और जिनका है रस सूत्र, विभाव अनुभाव व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति, और जिसके 4 व्याख्याता भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त जी। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने लगभग 32 अलंकारों का विवेचन किया है। अभी ऊपर 37 माने थे भामा जी ने, और वामन जी ने कितने अलंकार बताए? 32 अलंकारों का विवेचन किया है। उन्होंने निम्न में से कौन से नवीन अलंकार की उद्भावना की? उन्होंने नवीन अलंकार दिया व्याजोक्ति।
व्याजोक्ति आधा व, या जय को ओ की मात्रा, क ति व्याजोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताइए। वामन जी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उन्होंने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण दिए हैं इसमें, इस कारण से इस संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि मत का अनेक आचार्यों ने विरोध किया। इनमें से किस आचार्य ने ध्वन्यालोक में दिए गए ध्वनि के सिद्धांतों का अनुमान माना? वो थे महिम भट्ट। अनुमान से मैंने महिम भट्ट याद कर लिया था, तो आप याद कर सकते हैं महिम भट्ट जी। औचित्य संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? औचित्य संप्रदाय, आचार्य कुंतक औचित्य संप्रदाय के प्रणेता है, 100% सही बात है। आचार्य कुंतक जी ने औचित्य संप्रदाय दिया। साहित्य शास्त्र में औचित्य का अभिप्राय काव्यांगों की उचित योजना से है, बिल्कुल गलत। उचित भाव ही औचित्य है, बिल्कुल गलत। औचित्यता होनी चाहिए, काव्य में औचित्य होना चाहिए, रस गुण भाषा आदि का औचित्य होना चाहिए। औचित्य के अभाव में न तो अलंकार प्रतीत होते हैं, न गुण, ऐसी कोई बात उसमें कही नहीं गई है। तो हम जो शुरू में हमने बात किया, आचार्य कुंतक औचित्य संप्रदाय के प्रणेता हैं, इसको सही मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। सही बात है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इनमें से किस विद्वान ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है? इनमें से विद्वान दिए गए हैं यहाँ पर, विश्वनाथ जी, मम्मट जी, कुंतक जी और भामा जी। तो भामा जी का तो अलंकार है, कुंतक जी का औचित्य है और विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण है, और मम्मट जी ने शब्द शक्ति शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतने ही प्रश्न करेंगे। अगर आप ज़्यादा करने चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, हम एक साथ कम से कम आधे पौने घंटे तक प्रश्न करेंगे। वैसे आप बोर हो जाएंगे। मैंने देखा यूट्यूब पर छोटी वीडियोस ही ज़्यादा शौक़ से और अच्छे से बार बार बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने इसे किया है। और कोशिश करूँगी आगे भी जल्दी से जल्दी आपको भारतीय काव्य शास्त्र के जो मेरे पास महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं वो मैं नोट करवा दूँ। हाँ, मुझसे बहुत से बच्चे PDF मांगते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मैंने PDF ज़्यादातर यहाँ बनाई हुई हैं। मेरे सिर्फ प्रश्न जो मैं आपके सामने इतना लंबा बढ़ के सुनाती हूँ, वो कोई प्रश्न लिखा हुआ नहीं होता है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि मेरे पास PDF वगैरह नहीं होती हैं। मेरे पास केवल एक शब्द लिखा होता है, जो शब्द पूरा का पूरा प्रश्न होता है, और एक ही शब्द में उत्तर लिखा गया होता है, जो कि पूरा का पूरा उत्तर होता है उसका। तो इसलिए मैं आपको जो मैं 4 ऑप्शन बोलती हूँ वो भी मुझे कहीं होते हैं तो मैं आपके सामने वो बोल देती हूँ, नहीं तो अपने आप से बनाकर बोल देती हूँ और एक सही उत्तर बोल देती हूँ। तो मैं आपको ये साफ कहना चाहूँगी कि मेरे पास PDF नहीं होती है। हाँ, आप इन्हीं को नोट कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा कहेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप उसको वैसे देख लिया कीजिए, उसमें भी मैं बहुत से प्रश्न देती हूँ। तो आप अगर उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेंगे तो शायद आपका काम अच्छे से चल जाएगा। आप उनके प्रिंट्स निकलवा सकते हैं, आप उनको हाथ से लिख सकते हैं, या फिर जो मेरा तरीका है बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल, वो है बहुत छोटे में लिख देना, बहुत ही छोटे में लिख देना, ताकि याद करते समय या एग्ज़ाम है तो सिर्फ उस छोटे से को पढ़ना पड़े, पूरा प्रश्न ना पढ़ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। याद करते रहिए और अपने पेपर की तैयारी के लिए कॉन्टिन्यूस रहिए प्लीज़।